नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है कि इस वक्त आप सभी लोग यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, बट ये वीडियो मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक रीज़न ये है कि बहुत लोग अभी इस असमंजस में होंगे कि हम प्री का पढ़ें, मेंस का पढ़ें, प्रीलिम्स का कितने समय में ख़त्म होगा, प्रीलिम्स का हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, मेंस तो हम पढ़ रहे हैं, प्री हमारा नहीं क्लियर हो रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कैसे लगातार 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने मेंस भी क्लियर किया और मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। और तीनों बार मेरे प्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। मैं मेंस की बात आपसे बाद में करूंगा, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की बात करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जो एग्जैक्ट पॉइंट है, टू द पॉइंट है, वो बातें आपको रखूँ। हो सकता है बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करें, बट यहाँ मैं वही बात करूँगा जो मेरे लिए फ्रूटफुल हुई और जिसको अप्लाई करके मैंने ईजिली, काफ़ी ईजिली, इसलिए मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है, ईजिली प्रीलिम्स क्लियर किया है। देखिए, प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई कुछ अलग बुक पढ़ रहा है, कोई कहीं और से पढ़ रहा है। सब लोग वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। बस पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका, एग्जाम को परसीव करने का तरीका बदल जाता है। यहाँ मैं हर चीज़ की बात करूंगा और कुछ मिथ आपके बस्ट करूंगा। हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम लोग वो चीज़ कर रहे हो और जब मैं ये चीज़ बताऊंगा तो हो सकता है वो एग्री भी ना करें, बट ये ट्रूथ है। सबसे पहले कुछ गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। इस एग्जाम में ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ही करनी है। सबसे पहला ये हो गया कि PYQs हार्ट एंड सोल ऑफ द एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम को देने की सोच रहे हो, प्रीलिम्स को क्लियर करने की सोच रहे हो, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने होंगे और सिलेबस निकालना होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट आपका 40 से 50% काम वहीं हो जाता है। दूसरा चीज़ है आपका कि 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 बुक, दैट्स इट। लोग क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट की दो बुक पढ़ते हैं। हिस्ट्री की कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है तो उसके साथ सोनाली बंसल की बुक भी पढ़ रहा है। देखिए, जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे आप तो सिर्फ चीज़ें क्लैश होती हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप कई जगह से पढ़ते हो तो जब एग्जाम में चीज़ें रिकॉल करने वाली बात आती है तो चीज़ें याद नहीं होती हैं। आप में से शायद बहुत लोग ये चीज़ करते होंगे या नहीं करते होंगे, बट जैसे मेरा क्या था, जब मैं प्री की तैयारी करता था तो मेरा एक पर्टिकुलर प्लेस था कि मैं वहीं बैठ के चीज़ों को याद करता था। तो एग्जाम में कोई चीज़ मुझे याद नहीं आती थी, बट हल्का सा भी जो ग्लिम्स आता था दिमाग में ना, इस पेज में राइट साइड में ये लिखा हुआ था। तो ये जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है ये आपके जहन में बैठी रहती है। इसलिए आप कोशिश किया कीजिए कि सोर्सेज बहुत चेंज मत किया कीजिए, एक इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक जगह पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है कि स्टैटिक सब्जेक्ट इज अ किंग। इसको आपको रिस्पेक्ट देनी होगी जो ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। बहुत लोग स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं है। उनसे आप बेसिक चीज़ें पूछ लोगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे हटाई जाती है, वो चीज़ उनको नहीं पता होगा। बस वो करंट अफेयर के पीछे भागेंगे, करंट अफेयर के 10 बुक पढ़ेंगे, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे। बट एक चीज़ आप ये जान जाओ, अपने दिमाग में बैठा लो, आपका स्टैटिक स्ट्रांग हो गया ना तो करंट अफेयर आपका स्ट्रांग नहीं भी रहेगा तब भी आप प्री आराम से क्लियर कर लोगे। और ये चीज़ आप पिछले साल के पेपर उठा के देख सकते हो। लोग इजी क्वेश्चन को गलत कर दे रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन आता है कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, लोग वहां गलत कर दे रहे हैं। और जो एकदम एक्सट्रीम क्वेश्चन रहेगा, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन रहेगा, लोग उसको टारगेट करते हैं। तो वहीं पे लोगों की गलती होती है और मैक्सिमम लोग इसलिए वहां छट जाते हैं। और आपका चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी हालत में आपको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप सीसेट को इग्नोर करोगे तो आप समझ लो कि यू आर डेड। एक कहावत है ना कि सीसेट का कांटा पानी भी नहीं मांगता, तो वही हालत होगी। मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ जिनका GS1 में 120-130 मार्क्स आया, बट वह सीसेट का मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सीसेट को आपको रेस्पेक्ट देनी होगी, चाहे आप कितने बड़े इंस्टीट्यूट से हो, IIT से, NIT से, कहीं से भी हो। सीसेट को आपको पढ़ना होगा, बिकॉज सीसेट बहुत लोगों को धोखा दे रहा है। तो आपके ये 4 गोल्डन रूल है, इनको आप जहन में अपने अच्छे से बैठा लीजिए। इसके बाद हम कुछ मिथ्स की बात करते हैं। देखिए, मैक्सिमम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, बट जो मैं बता रहा हूँ अपने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर करने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबसे पहला यह है कि आप सुन रहे होंगे कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मैंडेटरी है। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अपनी वोकैबुलरी सुधारने के लिए पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, बट न्यूज़पेपर को आप प्री पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए। बिकॉज जो कोचिंग में मटेरियल्स बनते हैं, मान लीजिए विजन का आप कंपाइलेशन पढ़ रहे हो तो उसमें उन्होंने हिंदू के भी नोट्स डाले हैं, PIB के भी डाले हैं, PRS के भी डाले हैं, इंडियन एक्सप्रेस के भी डाले हैं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर तक सीमित रहते हो तो आपके पास जो नॉलेज रहती है बहुत लिमिटेड रहती है। इसीलिए आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ, इवन मैंने भी न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ कंपाइलेशंस पढ़ता था और मेरा प्री हर बार बहुत आराम से क्लियर हुआ है। दूसरा आपका ये है कि मोर मॉक इज इक्वल टू मोर प्रैक्टिस इज इक्वल टू इंक्रीज सक्सेस रेट। आप सुनते होंगे काफ़ी लोग बोलते हैं कि 30, 40, 50 मॉक लगाइए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, मैथ में कर्व होता है, उसे हम लोग कहते हैं बेल कर्व। एक पॉइंट तक तो आपको चीज़ों का फायदा मिलते जाएगा, बट उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा आपको उसका नुकसान होते जाएगा। मॉक टेस्ट आप लगाइए 5, 10, 12, इससे ज़्यादा मत लगाइए। आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा मॉक लगा के मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है।
इसीलिए आप मॉक लगाइए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रायोरिटी पहले दीजिए। आपका तीसरा मिथ है कि एनसीईआरटी इज पनीसिया। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो रही है, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है। आपको पढ़ना भी है तो 11th की कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी वो पढ़िए, और 12th में लास्ट में 4 चैप्टर बायो के हैं वो पढ़िए। इतना ही काफ़ी एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जब आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी बहुत रिपीटेड है। जो इन्फॉर्मेशन क्लास 6th में है वही क्लास 8th में है, वही क्लास 10th में है, वही क्लास 11th में है। तो जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका पीछे का सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसीलिए एनसीईआरटी आपको सेलेक्टेड पढ़नी है, सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये मेरे बायो के एनसीईआरटी के नोट्स हैं। जो आपकी 12th क्लास का बायो है उसके लास्ट 4 चैप्टर के नोट्स हैं। तो इनको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये 14 पेज के नोट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और काफ़ी इस तरीके से मैंने इसको बनाया है प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में, ताकि चीज़ें याद रहें। तो इसको आप पढ़ लोगे तो आपको जो बायो का एनसीईआरटी है उनके लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ये आपको साइंस एंड टेक में बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, जो भी नोट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ उसका 2 पर्पस होता है। पहला पर्पस ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ ईजी बन जाए, आपको मेहनत ना करना पड़े। अगर मैंने नोट्स प्रिपेयर किया तो आप उससे आराम से पढ़ लीजिए, अगर आपको सहूलियत लगे तो, आपको फ्रूटफुल लगे तो। और दूसरा रीज़न ये होता है कि नोट्स देख के आपको एक आइडिया हो जाए कि हमको नोट्स कैसे बनाने हैं। अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी के नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सारे नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं उन्हीं एनसीईआरटी से, स्टैंडर्ड बुक से, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, उन्हीं चीज़ों से बनाता हूँ। तब इस नोट को आप रेफरेंस लेके देख सकते हो कि आपको अगर किसी बुक का नोट्स बनाना है तो कैसे इफेक्टिव नोट्स बनाया जाए। लास्ट है कि स्टडी एवरीथिंग अंडर द स्काई। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यूपीएससी में सब कुछ आता है, कुछ भी पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का एक सेट पैटर्न है। फॉर एग्जांपल, आप आर्ट एंड कल्चर की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म से पूछता है, फिलॉसफी में आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी में आप देखोगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये सेलेक्टेड एरिया है, आपको फोकस्ड एरिया पता होगा, आपको ये पता होगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपको अंडर द स्काई सब कुछ नहीं पढ़ना होगा। लेक्चर का अगला सेशन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कुछ चीज़ें जो आपको एग्जाम से पहले करनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में करनी है। तो जो एग्जाम में करनी है उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले एग्जाम से पहले या फिर तैयारी के वक्त आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक आपको रफ टाइम टेबल बनाना है। रफ टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है, इससे आप अपने ऊपर चेक रख सकेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं होगा तो पढ़ाई हैप्पैज़ार्ड मैनर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल कुछ पढ़ना है और मेरे पास कोई टाइम टेबल नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो सुबह उठ के मैं यही सोचता रहूँगा कि ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, और इसी चीज़ में दिन खत्म हो जाता है। बट सोने से पहले अगर आपके पास एक टाइम टेबल रहेगा कि सुबह 8 बजे उठ के मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, सुबह 10 बजे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, तो चीज़ें पहले से प्लान रहेंगी और आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेना होगा। आपको पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल आपका बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। देखिए, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रहता है, और जो कहते हैं कि वो टाइम टेबल 100% फॉलो कर लेते हैं, तो भाई मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। बट मैं 100% टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाता था। मेरे लिए टाइम टेबल का मतलब सिर्फ ये रहता है कि एटलीस्ट मेरे पास एक रफ आइडिया रहे कि कितने समय में मुझे कितना चीज़ें कंप्लीट करनी है। आपका दूसरा पॉइंट है कि गेट योर प्रायोरिटीज़ राइट, ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। आपने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया है तो आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती होंगी। किसी को पॉलिटी अच्छा लगता है, किसी को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को साइंस एंड टेक अच्छा लगता है। तो जब आप तैयारी करो तो तैयारी ऐसे करो कि जो आपका स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी स्ट्रेंथ है, तो एग्जाम में पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आए, आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉलिटी से एटलीस्ट कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आपका जो स्ट्रेंथ है एग्जाम में वो चीज़ दिखना चाहिए। तो हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए, और पढ़ते वक्त आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि ये चीज़ें ईजी हैं या फिर इस चीज़ों का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है तो मैं इसको ज़्यादा टाइम दूंगा, इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो थोड़ा खराब है तो इसको थोड़ा मैं कम टाइम दूंगा। इस चीज़ की बात मैं 4th पॉइंट में करूंगा। इसके बाद आपका 3rd पॉइंट है कि पढ़ते वक्त आपको कुछ ईजियर वे, कुछ आसान तरीके खोजने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप चीज़ों को याद कर सकें। बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको यूट्यूब पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं था, मुझे कुछ हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे प्रतीक नायक सर का वीडियो है, 40-45 वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का, मैं इसको 2x स्पीड पे देख गया। 2-3 दिन में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स खत्म कर दिए। उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रम उठाई, तो जब मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ना स्टार्ट किया तो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। तो इसी तरह आपको कुछ आसान तरीका अपनाना होगा, जो भी तरीका आपको ईजी लगे, जो भी तरीका आपको सूट करे, वो चीज़ आपको ईजाद करनी होगी, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होगी अपने लिए। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कि ऑलवेज डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखिए, पढ़ने से पहले आपको ये देखना होगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमको कितना फ़ायदा हो रहा है,
इस सब्जेक्ट से एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इसको कितना टाइम दूंगा, कितना इनपुट दूंगा तो कितना आउटपुट मेरा निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नितिन सिंघानिया की बुक है और दूसरी बुक आपके पास लक्ष्मीकांत की है। अगर आप दोनों सब्जेक्ट को देखोगे तो लक्ष्मीकांत को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ के उसमें से आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो एज कम्पेयर टू नितिन सिंघानिया। तो आपको लक्ष्मीकांत को ज़्यादा टाइम अलॉट करना होगा और नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर बुक को कम टाइम अलॉट करना होगा। तो मैं यहाँ पे यही समझा रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप बराबर टाइम दोगे, ज्योग्राफी को हम बराबर टाइम दे, हिस्ट्री को हम बराबर टाइम दे, पॉलिटी को बराबर टाइम दे। आपको ये देखना होगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और जिन पे हम कम मेहनत करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट है जो मैंने बात की थी कि आपको हमेशा कुछ ट्रिक्स, कुछ निमोनिक्स, गूगल इमेजेस, इन सब चीज़ों को यूज़ करना होगा अपनी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई इंडेंजर्ड एनिमल की बात करें तो आप सिंपली पढ़ लेंगे कि भाई डुगोंग हो गया, घड़ियाल हो गया, बंगाल कैट हो गया, बट इस चीज़ को आप गूगल करिए, इनके फ़ोटो देखिए। जब आप फ़ोटो देख लोगे एक बार तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ जाती है। एग्ज़ाम में सबको लगता है यार कि हम चीज़ें भूल जाएंगे, याद नहीं आएगा, बट यहाँ वो चीज़ काम आती है। इसीलिए जितना हो सके इन सब चीज़ों का यूज़ किया कीजिए। मान लीजिए आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, तो कोई डांस देख रहे हो तो उस डांस के कोई छोटे वीडियो देख लीजिए। गूगल पे आप सर्च करके डांस फॉर्म देख लीजिए कि उस पर्टिकुलर डांस में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसी मुद्राएं होती हैं। वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा याद रहेंगी एज़ कम्पेयर टू आप जो चीज़ें रट के पढ़ते रहोगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ प्रीलिम्स के ट्रिक्स हैं जो मैंने बनाए थे, निमोनिक्स आप देख सकते हो। काफ़ी कुछ मैंने खुद से बनाए थे, काफ़ी कुछ मैंने नेट से कलेक्ट किए थे और इसमें बहुत चीज़ आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, एनवायरनमेंट का। इस PDF को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और हर साल क्वेश्चन इससे आता है। ट्रस्ट मी, आपको 1-2 क्वेश्चन तो हर साल मिलेगा, इसीलिए आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे 1 लाइनर ट्रिक्स फॉर प्रीलिम्स, आपको 2 PDF मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। इसके बाद जो 6वां पॉइंट आपको ध्यान रखना वो ये है कि पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक उठाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमको कितना डेप्थ में जाना है, कितना अंदर तक पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरी बुक पढ़ लीजिए, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा है जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। आपने बस अपने हिसाब से चीज़ें खत्म कर दी हैं, बट आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है और उसके लिए सबसे बेस्ट माध्यम है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने मेंटल हेल्थ पे आपको बहुत काम करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दौरान। कोई स्प्रिंट रेस नहीं है कि आप तुरंत दौड़ के जीत गए, ये एक मैराथन है। 1 साल 1.5 साल तक आपको इस प्रोसेस में रहना है, तो कभी भी अपने दिमाग पे ये लोड मत लीजिएगा कि मुझसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी या फिर आपका ब्रेकडाउन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि डोंट स्टॉप बट टेक रेस्ट। ऐसा नहीं है कि लगातार आप पढ़ते रहिए। आपको समय मिले तो आप TV सीरीज देखिए, आप मूवीज़ देखिए, आप मैच देखिए। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि लगातार मैं 14 घंटा पढ़ता था। ह्यूमन कैपेसिटी है ही नहीं कि लगातार आप 14 घंटा पढ़िए और उस चीज़ को आप यूटिलाइज कर पाएँ। आप 14 घंटा भले पढ़ेंगे बुक खोल के, बट इफेक्टिवली आप 6 से 7 घंटा ही पढ़ेंगे। इसीलिए आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत लंबा है और इस एग्ज़ाम में सर्वाइव करने के लिए आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है सबको बुक लिस्ट पता ही होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। कितना मेहनत किया आपने, 1 साल 1.5 साल, कोई मतलब नहीं है अगर आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जो D-Day होता है वो 2 घंटा होता है, सब कुछ उसी दिन डिसाइड होता है, तो वो दिन आपको अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डे बनाना होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये आप सोचिए मत कि मैं चीज़ें भूल जा रहा हूँ। अक्सर मैंने सुना है लोग ये कहते हैं, इवन मुझे भी लगता है चीज़ें कि यार पढ़ा तो हूँ मैं, पता नहीं याद है कि नहीं है। क्योंकि जब मैं सोचने की कोशिश करता हूँ यार कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, तो याद ही नहीं आता टाइम। बट याद रखो आप कि आपके पास वहाँ पेपर में ऑप्शंस होंगे, आपके सामने सही आंसर है, वहाँ पे आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए आपको लगेगा कि चीज़ें आप भूल रहे हैं, बट इवेंचुअली चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, आपको याद नहीं आ रही हैं। दूसरा ये है कि स्किम थ्रू द पेपर। पेपर मिलते ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको पेपर पूरा एक बार नज़र मार लेनी है। आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देख लेना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि पेपर देखने के बाद दिमाग में थोड़ा आइडिया हो जाता है और हमारा दिमाग उस एग्जाम के जोन में आ जाता है कि हमको कैसे क्वेश्चन टैकल करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। पेपर की डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आने लगेगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई नए टाइप का क्वेश्चन है क्या पेपर में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका सिली मिस्टेक नहीं करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि पहला 5 मिनट बहुत क्रूशियल है। देखिए पेपर आप स्टार्ट करोगे, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि पेपर हमेशा जो आपका स्ट्रेंथ रहता है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होते हैं ना वही मेक और ब्रेक होते हैं।
अगर आप स्टार्टिंग के 5 मिनट पेपर को अपने आप पे हावी होने दिए तो आप ये जान जाओ कि आपका पेपर वहाँ खराब हो गया। रीज़न बीइंग, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे एक मेंटल बैरियर हमारा बनने लगता है। और एग्जाम में एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता रहेगा, फिर भी आप उसको अपने लॉजिकल रीजनिंग एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। बट कॉन्फिडेंट आप नहीं रहोगे तो आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे। और ये कॉन्फिडेंट आपका स्टार्टिंग से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग के आप 5-10 क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इसीलिए मान लीजिए आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप पेपर को पीछे से शुरू करिए। पीछे से नहीं आ रहा तो पेपर को आप 20 से कहीं भी शुरू कीजिए रैंडम खोल के। बट आपको कोशिश ये करनी है कि स्टार्टिंग में पेपर पे आपको होल्ड बनाना है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप मत गलत करिए, स्टार्टिंग में आप प्रेशर में मत आइए। इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट ये है कि एग्जाम में आपको सोच के नहीं जाना है कि कट ऑफ इतना जाएगा, मैं इतना अटैम्प्ट करूँगा, मेरे मार्क्स इतना आएगा। देखिए क्या होता है ना कि बहुत चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट जाकर डिसाइड करनी होती हैं। आप सोच के तो जाते हो कि मैं 80+ अटैम्प्ट करूँगा, बट हो सकता है पेपर बहुत टफ आए तो आप 70-75 पे ही रुक जाओ। इसलिए कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके कुछ सोच के नहीं जाना एग्जाम में कि इतना पेपर आएगा, कट ऑफ इतना गया है, पिछली बार कट ऑफ 87 गया है तो इस बार भी कट ऑफ 87 जाएगा। कुछ सोच के नहीं जाना है, ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना है। पेपर देख के, पेपर हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, पेपर ईजी होगा तो सबके लिए पेपर ईजी होगा, स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं होगा। इसलिए जो होगा जैसा होगा आपको जाकर एग्जाम में डिसाइड करना होगा। तो चलिए मैं आपको 2022 के पेपर का एग्जाम्पल लेके ये बताने की कोशिश करता हूँ कि स्किम थ्रू कैसे किया जाता है पेपर को। आप पहली नज़र में पेपर को देख के कैसे आइडिया लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बात किया है। आप करंट अफेयर पढ़े होगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे पहली नज़र में आप देखोगे तो यहाँ पे नीर की बात किया है, रीर की बात किया है। इनमें जो तीसरा स्टेटमेंट था ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये तो पहला दूसरा जो है बेसिक इकोनॉमिक्स में आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका डोएबल है। इसके बाद हम देखते हैं, ये सिंपल आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। पहली नज़र में देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन की कुछ बात कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात कर रहा है। तो ये सब टर्म्स आपको सुने सुनाए हैं, पढ़े पढ़ाए हैं, और पहली नज़र में आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े हुए हो। तो ऐसे स्किम थ्रू किया जाता है। देखिए ये तैयारी उन लोग के लिए नहीं है जो 1 महीना 12 दिन पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साल भर पढ़े हुए हैं, तो उनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मेरे लिए ईजी है, कौन से क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये प्योरली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद देखिए आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये भी आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ोगे या फिर मृणाल सर का लेक्चर देखोगे तो क्लियरली ये चीज़ कराया जाता है, इसको भी आप कर लोगे। नेक्स्ट हम यहाँ आ गए, मेरा पॉलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यहाँ से आप देखोगे तो पॉलिटी स्टार्ट है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पॉलिटी क्वेश्चन जो है वो गलत ना होने पाए। इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो ईजिली आप एलिमिनेट कर लोगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। उसी तरह जब आप इस क्वेश्चन पे आओगे तो ये भी आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपके रेगुलर रिसोर्सेज से मिल जाएगा। तो आपको ऐसी चीज़ें स्क्रीम थ्रू करनी है। मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से उतना फास्ट बता नहीं पा रहा हूँ, बट जब मैं खुद इसको पढ़ूंगा तो काफ़ी फास्ट पढ़ता हूँ। और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो हम रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आया है। उसी तरह ये क्वेश्चन देखो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, डायरेक्ट वहाँ चीज़ें दी गई हैं। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में अगर आपको 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन श्योर शॉट आ रहा है तो आप ये समझ जाओ कि आपका पेपर पे अच्छा खासा होल्ड है और आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स को टैकल कैसे करते हैं। और मैंने इस वीडियो में जितनी चीज़ें हो सकती हैं हर चीज़ आपको बताया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।